जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं विषय विशिष्ट हिंदी गद्य खंड से मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली निबंध का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय। कवि परिचय। लोक संस्कृति पुरुष के रूप में प्रख्यात निमाणी लोक साहित्य के मर्मज्ञ पंडित राम नारायण उपाध्याय का जन्म 20 मई सन 1918 को जिला खंडवा के कालमुखी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम श्री सिद्धनाथ एवं माता का नाम दुर्गा देवी था। पत्नी शकुंतला देवी की स्मृति में आपने लोक संस्कृति न्यास की स्थापना 27 नवंबर सन 1989 को की। उपाध्याय जी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल एवं राष्ट्रभाषा परिषद भोपाल के संस्थापक सदस्य रहे। 20 जून सन 2007 ईस्वी को आपकी यह लीला समाप्त कर दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। पंडित उपाध्याय जी की प्रकाशित कृतियों की संख्या 40 से अधिक है, जिसमें प्रमुख रूप से कुमकुम कलश और आम्र पल्लव, हम तो बाबुल तोरे बाग की चिड़िया, कथाओं की अंतर कथाएँ, चतुर चिड़िया तथा निमाड़ की लोक साहित्य और उसका इतिहास उनकी पुरस्कृत कृतियाँ हैं। पंडित राम नारायण उपाध्याय घर के विद्वत वातावरण एवं संस्कृतनिष्ठ संस्कारों के कारण अंग्रेजी हिंदी में निरंतर अध्ययन एवं अध्ययनरत रहे। फलतः एक विशद जीवन दृष्टि को आत्मसात कर सके। ग्राम की माटी की गंध तथा लोक पुरुष रहित से युक्त पंडित उपाध्याय के व्यक्तित्व में एक सच्चे किसान की भावुकता, सहृदयता और क्रियाशीलता समाहित है। पंडित राम नारायण उपाध्याय का लोक जीवन से गहरा संपर्क रहा। वे गांव के लेखक हैं। गांव उनकी चेतना में रसा बसा है। भारत गांवों का देश है। गांव भारत की आत्मा है। आज भी भारत की लगभग 70% आबादी गांव में निवास करती है। प्रस्तुत निबंध में गांव की संस्कृति पर दृष्टिपात किया गया है, किंतु निबंधकार गांव के वर्तमान को लेकर चिंतातुर हैं। गांव अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। गांव की पहचान समाप्त होती जा रही है, तो भारत माता की पहचान के बिंदु भी धूमिल पड़ रहे हैं। गांधी और रविन्द्रनाथ जी ने सहज जीवन के प्रेरणा गांवों को ही आदर्श मानकर शांति निकेतन और सेवाग्राम की स्थापना की। गांव जो अपनी प्राकृतिक जीवन की सदैव परिकल्पना प्रदान करते रहे हैं, वे गांव अब आधुनिकता के दबाव में इस सुख से वंचित हो रहे हैं। लोकगीतों के धुनें अब गांव से गायब हैं। वे लोकगीत भी ऐसे जो मानवीय संवेदनाओं से आपूरित थे। लगता है लोकगीतों के साथ ही मानवीय संवेदनाएं चली गई हैं। अपनी आर्थिक व्यवस्था में आत्मनिर्भर गांवों की आर्थिक स्थिति छिन्न भिन्न हो चुकी है। गांव से निरंतर मजदूरों का पलायन हो रहा है। गांव का शिल्प और उसके शिल्पकार अब उदास हो गए हैं। गांव की वन्य प्रकृति नष्ट की जा रही है। पहले गांव का आदमी निरक्षर जरूर था, किंतु सुसंस्कृत था। उसमें आस्था और विश्वास जैसे भाव कूट कूट कर भरे थे। वह श्रम और संघर्ष का पक्षधर था। वह सामाजिक समरसता में जीता था। गांव अपनी इन विशेषताओं के कारण ही तो गांव था। उसका इतिहास, उसकी लोक कथाओं और उसकी लोक कहावतों में जीवित था। आज गांव अपना रूप बदल चुके हैं। अब गांव में अशांति है। गांव में बेरोजगारी है। गांव में नीरसता है। गांव गरीब है। लेखक ने निबंध के अंत में अपना विश्वास जताया है कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, किंतु इस परिवर्तन में हमें अपनी लोक चेतना के विभिन्न आयामों को जीवित और जागृत करने का भी जतन करना होगा।
निबंध की भाषा सहज सरल और प्रभावशाली है। भाषा की सादगी की प्रभाव क्षमता इस निबंध में देखने को मिलती है। मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली। जिन गांवों में हिंदी साहित्य को होरी और गोबर गांवों के लिए गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शहरों की समस्त सुविधाओं को त्याग कर शांति निकेतन और सेवाग्राम को अपना कार्यस्थल बनाया। जिन गांवों में रहने के लिए साधारण नागरिक ही नहीं कवियों का भी मन भी ललचाया था, वे ही गांव आज अशांति के घर हुए जा रहे हैं। और जैसे किसी भी आँख से आंसू गिरे, ऐसे गांव के आंचल से एक एक घर टूटते ही चले जा रहे हैं। यही सब देखकर पूछने को जी चाहता है कि आखिर मेरे गांव की सुख और शांति को किसने छीन लिया। मेरे गांव की अन्न धन और लक्ष्मी कहाँ चली गई। किसान के कंठ से गीत कहाँ लुप्त हो गए। तीज त्यौहार की मस्ती किसने चुरा ली। जिन गांवों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसमें लोक की जीवंत रसधारा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा, वे ही गांव आज टूटते जा रहे हैं। गांवों की वह पुरानी पीढ़ी भी समाप्त होती जा रही है, जिसका संपूर्ण जीवन श्वास प्रश्वास की तरह गीतों के ताने बाने पर आधारित था। अब तो वे गोकुल के सहज सरल गांव नष्ट होते जा रहे हैं, जहां स्त्रियां भोर में उठकर आटे के साथ घने अंधेरे को भी पीसकर सुहावने प्रभात में बदल देती थी, जहां चक्की के हर फेरे के साथ गीत की नई पंक्तियां उठती थी। लगता था जैसे श्रम में से संगीत का जन्म हो रहा है और संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का करने में अपना योगदान दे रहा हो। ऐसे में गीतों के बोल चलते निर्मल चांदनी रात फैली हुई है, तारों का उदय कब होगा। तारों के उदय और पिछली रात में होगा, जब पड़ोसिन जाग जाएगी और दही बिलोने की आवाज़ के साथ चक्की का स्वर गूंजेगा। अब गांव में कोई मजदूर यह गाते हुए नहीं मिलेगा कि हे धरती माता, अपने हृदय को जरा नरम बना लो, ताकि कुदाली चलाने वाले मेरे पिया के हाथ में छाले ना पड़ जाएं। अब कोई किसान हल की मूठ के साथ यह गाता नजर नहीं आएगा कि हे सूरज, तुम धीरे धीरे तपो, ताकि मेरी स्त्री के सिर पर उगा हुआ कुमकुम का दूसरा सूरज पिघल ना जाए। फ्लोर मिल के साथ चक्की के गीत समाप्त होते जा रहे हैं और ट्रैक्टर के साथ हल के गीतों का लोप होते जा रहा है। पहले जो आदमी गांव का समृद्ध किसान माना जाता था, वही अब बढ़ती महंगाई और शोषणकारी समाज व्यवस्था के चलते अपनी जमीन से हाथ धोकर खेती हर मजदूर में बदलता जा रहा है। और समुचित मजदूर था, वह जमीन पर से ही किसान का आधिपत्य कम हो जाने से शहरों में मजदूरी करता नजर आता है। गाँव में कुम्हार तो हैं, लेकिन उस कुम्हारी के धंधे का लोप हो चुका है, जिसकी हथेली स्पर्श पाकर माटी नए नए रूप धरती थी। वह कभी गागर बनकर पनिहारिन के सिर पर इठलाती, कभी खपरेल बनकर झोपड़ी की मांग संवारती, तो कभी नन्हे से माटी के दीप की छोनी अंगुली बनकर आशा की किरण जगा जाती थी। गांव में तेल निकालने वाले तो हैं, लेकिन तिल में अब इतना तेल नहीं रहा जो उसकी सूखी हड्डियों को स्निग्धता प्रदान कर सके। गांव का जो सुतार पहले लकड़ी की गाड़ियां बनाकर ग्राम लक्ष्मी को खेतों से घर लाने में सहायता पहुंचाता था, अंधे की लाठी की तरह उसी लकड़ी को ठेकेदारों के द्वारा अपहरण कर लिए जाने से स्वयं उसका जीवन धुरीहीन हो गया। अमराई में अब कोयल नहीं कूकती, वरन ठेकेदारों के
नौकर चीखते हैं। जंगलों में अब आदिवासी जन की वंशियाँ नहीं बचती। जिस कला और संस्कृति से आदमी ऊर्जा पाता था वह अब संग्रहालय में रखने की वस्तु बनती जा रही है और लोकगीतों के सर गालों से लुप्त होकर टेप में कैद किए जा रहे हैं। ललित कलाओं का स्वभाव फूल की तरह होता है। वे अपनी जमीन पर अपने मन से खिलती और बढ़ती आई है। लोक साहित्य का कार्य महज लोकगीत, लोक कथाओं, लोक कहावतों के संकलन का कार्य नहीं है, वरन यह जो अनादिकाल से अनंत काल तक मानव की जीवन यात्रा चली जा रही है, उसमें वह कहाँ गिरा, कहाँ उठा और कहाँ आगे बढ़ा, इस सब की खोज, शोध और अध्ययन का कार्य है। गांव का आदमी निरक्षर भले हो लेकिन सुसंस्कृत रहा है। वह विश्वास पर बिक जाता है, धर्म पर झुक जाता है, सबको सहता है पर शिकायत नहीं करता, सबकी सुनता है पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। वह कभी थक कर नहीं बैठता, झुक कर नहीं चलता और त्याग में से प्राप्ति तथा परिश्रम में से आनंद पाता आया है। दुख का पहाड़ आ जाए तो सुख की क्षीण रेखा वह सदा मुस्कुराता है और अकेला रह जाने पर भी अपनी राह चलना नहीं छोड़ता। विभिन्न जातियों, मतों और वर्गों में बटे होने पर भी वह समूचे गांव को एक परिवार मानता आया है। गांव का आदमी जाने कब से बाट जोह रहा है कि कोई आए और उससे कुछ भी ले जाए। उसका समग्र जीवन एक अनपढ़ी खुली पुस्तक की तरह सामने बिछा है। उनका रहन सहन, खान पान, वस्त्र आभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, विश्वास और मान्यताएं, गीत और कथाएं, नृत्य, संगीत और कलाएं हमें कुछ न कुछ देने की क्षमता रखते हैं। बदलते हुए समय में लोक संस्कृति के बदलते हुए रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। लोक साहित्य में युग के अनुकूल अपने को ढालने की और नया युग का मार्गदर्शन करने की अपूर्ण क्षमता होती है। चुनौती के सामने सिर झुकाना लोक का स्वभाव नहीं है। लोक की गंगा तो युग युग से प्रवाहमान रही है। अब हम इस पाठ के अभ्यास में से गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। पहला गद्यांश है, जिन गाँवों ने हिंदी साहित्य को होरी और गोबर जैसे पात्र दिए, जिन गाँवों के लिए गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने शहरों की समस्त सुविधाओं को त्याग कर शांति निकेतन और सेवाग्राम को अपना कार्यस्थल बनाया, जिन गाँवों में रहने के लिए साधारण नागरिक ही नहीं कवियों का मन भी ललचाया था, वे ही गांव आज अशांति के घर हुए जा रहे हैं और जैसे किसी भी आंख से आंसू गिरे ऐसे गांव के आंचल से एक एक घर टूटते ही चले जा रहे हैं। अब संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं पंडित राम नारायण उपाध्याय जी। प्रसंग, यहाँ पर लेखक ने आकर्षण के केंद्र रहे गांव के नष्ट होने की प्रक्रिया पर दुख प्रकट किया है। व्याख्या, भारतीय ग्रामीण जीवन मानवता का साकार रूप रहा है। यहाँ के गांवों से ही प्रेमचंद ने होरी और गोबर जैसे पात्रों को दिया है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी विभूतियों ने इन गांवों पर मोहित होकर सेवाग्राम और शांति निकेतन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया, जो इतने आकर्षित थे, जिनमें जाने के लिए साधारण आदमी की बात तो छोड़िए कभी भी लालायित रहते हैं। वे आकर्षक गांव आज अशांति और उपद्रवों के आवास बनते जा रहे हैं। दुखद पथ यह है कि गांव से एक एक करके सभी पलायन करते
जा रहे हैं। विशेष, कभी आकर्षण का केंद्र रहने वाले गांव आज खाली हो रहे हैं। सरल, सहज और प्रभावशाली खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भावात्मक शैली में विषयों को प्रस्तुत किया गया है। अब इसका दूसरा गद्यांश है। जिन गांवों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने लोक की जीवंत रसधारा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा, वे ही गांव आज टूटते जा रहे हैं। गांव की वह पुरानी पीढ़ी भी समाप्त होती जा रही है, जिसका संपूर्ण जीवन श्वास प्रश्वास की तरह गीतों के ताने बाने पर आधारित था। अब तो वे गोकुल से सहज सरल गांव नष्ट होते जा रहे हैं, जहां स्त्रियां भोर में उठकर आटे के साथ घने अंधेरे को भी पीसकर सुहावने प्रभात में बदल देती थी, जहां चक्की के हर फेरे के साथ गीत की नई पंक्तियां उठती थीं। लगता था जैसे श्रम में से संगीत का ही जन्म हो रहा है और संगीत लोरी बनकर श्रम को हल्का करने में अपना योगदान दे रहा हो। संदर्भ पूर्वानुसार लेंगे। प्रसंग लोक संस्कृति के सरस रूप के नष्ट होने के प्रति वेदना की अभिव्यक्ति की गई है। व्याख्या, लोक संस्कृति को जन्म देने वाले और जीवन की सरसता को सजवाए रखने वाले गांव आज निरंतर टूट रहे हैं। गांव की वह पुरानी पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जिसके समस्त जीवन की प्रत्येक सांस में गीतों के ताने बाने बुने हुए हैं। गायों के पालने वाले गोकुल जैसे स्वाभाविकता से भरे गांव अब समाप्त हो रहे हैं। पहले गांव की महिलाएं मनोरम भोर में जागकर आटा चक्की पीसती जाती थी और जीवन की अस्वस्थ और गरीबी आदि के अंधेरे को नष्ट करती जाती थी। वे चक्की पीसने के साथ सरस गीत गाती जाती थी। उस समय यह प्रतीत होता था मानो परिश्रम से संगीत पैदा हो रहा हो और संगीत अपनी सरस लोरियों से परिश्रम को हल्का कर रहा हो। जीवन की ये स्थितियाँ बड़ी सुखद थीं, जिनका अब अभाव होता जा रहा है। विशेष, गांव की सरसतामय लोक संस्कृति के उजड़ने की पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। सरल, सहज तथा प्रभावमयी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भावात्मक शैली को अपनाया गया है। तीसरा गद्यांश है। ललित कलाओं का स्वभाव फूल की तरह होता है। वे अपनी जमीन पर अपने मन से खिलती और बढ़ती आई हैं। लोक साहित्य का कार्य महज लोकगीत, लोक कथाओं और लोक कहावतों के संकलन का कार्य नहीं है, वरन यह जो अनादि काल से अनंत काल तक मानव की जीवन यात्रा चली आ रही है, उसमें वह कहाँ गिरा, कहाँ उठा और कहाँ आगे बढ़ा, इस सब की खोज, शोध और अध्ययन का कार्य है। संदर्भ पूर्वानुसार। प्रसंग यहाँ लोक कलाओं पर शोध किए जाने पर बल दिया गया है। व्याख्या, लोक कलाओं का स्वभाव फूल के समान सरस, कोमल तथा सुगंधमय होता है। ये सहज ही जन्म लेकर जीवन की सरसता को बढ़ाती है। अंततः लोक साहित्यकारों को मात्र लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक की कहावतों का संग्रह ही नहीं करना चाहिए, अपितु उनमें समाहित सामाजिक उत्थान पतन का भी शोधपरक अध्ययन करना चाहिए। लोक साहित्य चिरकाल से चली आ रही सतत जीवन धारा के प्रमाण हैं। विशेष, लोक साहित्य पर शोध किए जाने की आवश्यकता को उभारा गया है। भाषा सरल, सुबोध, प्रभावमयी भाषा में विषयों का प्रतिपादन किया है। विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।
चौथा गद्यांश है, गांव का आदमी निरक्षर भले हो लेकिन सुसंस्कृत रहा है। वह विश्वास पर बिक जाता है, धर्म पर झुक जाता है, सबको सहता है पर शिकायत नहीं करता, सबकी सुनता है पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। वह कभी थक कर नहीं बैठता, झुक कर नहीं चलता और त्याग में से प्राप्ति तथा परिश्रम में से आनंद पाता है। दुख का पहाड़ आ जाए तो सुख की शीर्ण रेखा वह सदा मुस्कुराता है और अकेला रह जाने पर भी अपनी राह चलना नहीं छोड़ता। विभिन्न जातियों, मतों और वर्गों में बटे होने पर भी वह समूचे गांव को एक परिवार मानता आया है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग। इस गद्यांश में ग्रामवासियों की सहनशीलता तथा उदारता का चित्रण किया गया है। व्याख्या। बिना पढ़ा लिखा होते हुए भी गांव का निवासी संस्कार युक्त एवं सरल रहा है। वह विश्वास करता है, धर्म के प्रति विनम्र है, जीवन की विविध प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए भी उसे किसी से कुछ शिकायत नहीं होती। विशेष ग्रामीण जीवन के सद्गुणों को उजागर किया गया है। सरल, सुबोध तथा प्रभावमय खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भावात्मक शैली में विषय का प्रतिपादन हुआ है। इसका पांचवा गद्यांश है, गाँव का आदमी जाने कब से बाट जो रहा है कि कोई आए और उससे भी कुछ ले जाए। उसका समग्र जीवन एक अनपढ़ी खुली पुस्तक की तरह सामने बिछा है। उसका रहन सहन, खान पान, वस्त्रभूषण, आचार विचार, रीति रिवाज, विश्वास और मान्यताएं, गीत और कथाएं, नृत्य, संगीत और कलाएं हमें कुछ ना कुछ देने की क्षमता रखते हैं। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग। यहाँ के जीवन से कुछ सीखने तथा अनुकरण पर बल दिया गया है। व्याख्या। ग्राम का सहज, संतोषी, निष्प्रह जीवन मनुष्य को सद्मार्ग का संदेश दे सकता है, परंतु किसी का अध्ययन उस ओर नहीं है। ग्रामवासी अनंत काल से प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई उसके पास आए और उनके उन्मुक्त जीवन की पुस्तक से कुछ ग्रहण करे। ग्रामीण जीवन का रहन सहन, खान पान, पहनावा, व्यवहार मानव को बहुत कुछ शिक्षा देने की क्षमता रखता है। वहाँ के रीति रिवाज, मान्यताएं, विश्वास आदि अनुकरणीय है। वहाँ की संगीत, नृत्य, कथाएं एवं अन्य कलाएं जीवन को सरस बनाने में सामर्थ है, बस उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। विशेष ग्रामीण जीवन के अनुकरणीय पक्ष का ज्ञान कराया गया। किसी गांव की और ध्यान नहीं, इस पर पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। सरल, सहज, प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। लाक्षणिकता से युक्त भावात्मक शैली अपनाई गई है। छठवां गद्यांश है, बदलते हुए समय में लोक संस्कृति के बदलते हुए रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। लोक साहित्य में युग के अनुकूल अपने को ढालने की और नया युग का मार्गदर्शन करने की अपूर्व क्षमता होती है। चुनौती के सामने सिर झुकाना लोक का स्वभाव नहीं है। लोक की गंगा तो युग युग से प्रवाहमान रही है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग। लोक जीवन और लोक साहित्य की परिवर्तन ग्राह्यता पर प्रकाश डालते हुए उसके स्वाभिमानी स्वभाव का दर्शन कराया गया है। व्याख्या। युग परिवर्तन का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। लोक साहित्य की अद्भुत क्षमता है कि वह युग के अनुरूप परिवर्तित होकर समाज का मार्गदर्शन कर सके। स्वाभिमान से परिपूर्ण लोक के स्वभाव को झुकना स्वीकार नहीं रहा है
वह अनंत काल से प्रभावमान है और सतत गतिशील रहने का संकल्प उसने लिया हुआ है। विशेष लोक की सहज ग्रहणशीलता को इंगित करते हुए उसने स्वाभिमानी स्वभाव का चित्रण हुआ है। शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। विवेचनात्मक शैली को अपनाया गया है। इसके बाद अति लघु प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ। तीसरा प्रश्न, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। चौथा प्रश्न, अंधेरे को सुहावने प्रभात में कौन कैसे परिवर्तित करता है। पांचवा प्रश्न, श्रम से किसका जन्म होना प्रतीत हो रहा है। इस तरह यह गद्य शैली का निबंध समाप्त होता है। अच्छा बच्चों, आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ आपके सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।